हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। और मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी इंग्लिश में उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग 9th का जो मैथ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको पढ़ाई होता रहेगा, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा जाता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको कुछ अच्छा जानकारी मिलेगा जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे रुकिए और लास्ट तक ये वीडियो को देखिए आप। तो सबसे पहला तो है प्राकृत संख्या। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्राकृत संख्या। संख्या सबसे पहला है प्राकृत संख्या। ये आप जानते होंगे, ये नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे। ठीक है, इसको आप कितना बार पढ़े होंगे, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले वाले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसे भी आपको कहीं कहीं परिभाषा मिलेगा, कहीं ऐसे भी मिलेगा, 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केवल समझना है, यहाँ पे हम परिभाषा लिखवाने नहीं आए, बस आपको दिमाग में बिठा लेना है, समझ जाना है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यदि कहीं आपको दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताइए प्राकृत संख्या कौन है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आए और परिभाषा रट लिए, 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ऐसे रट लिए और आपसे पूछा जा रहा है प्राकृत संख्या के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको समझ जाना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे पढ़िए कि आपको समझ में आए। परिभाषा तो आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा मिलेगा, बस आपको समझना है 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 भी प्राकृत संख्या है, 2 3 4 5 6 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है। यदि आपसे पूछ दिया जाए इसमें बताइए सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है, इसमें सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है, तो आप बता सकते हैं इसमें। आप कहेंगे जी, यहाँ पे सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 से लेकर कहाँ जाता है, अनंत तक जाता है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही छोटा होगा सबसे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से हुआ है, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, प्राकृत संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 6, नहीं, इससे भी आगे है, 7 है, 8 है, आप कहेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ 1 भी है। आगे बढ़ते जाएंगे तो आप कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। संख्या ज्ञात करना असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात करना असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि 1 से लेकर ये अनंत तक है। तो किस संख्या को हम लोग सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मानेंगे, कोई पता नहीं है। जितना बोलेंगे उससे आगे भी संख्याएं होती है कि नहीं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आता है, ये भी आप लिख सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है प्राकृत संख्या को। इसको n से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। इतना आप जान गए
तो प्राकृत संख्या के बारे में सब कुछ जान गए। ठीक है, क्या 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है तो कहेंगे 1 है। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, वो असंभव है और इसे n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। n से क्यों सूचित किया जाता है? क्योंकि प्राकृत संख्या जो है इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, इसीलिए इसे n से सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला टॉपिक आता है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद में आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या के बाद में क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसका भी परिभाषा आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिल सकता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? बस केवल समझना है। कैसे समझना है? ऐसे पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए। यदि आगे भविष्य में आपसे कोई पूछे, आप किसी दूसरे को समझा सके। ऐसे पढ़ना है कि आपसे कोई पूछे तो आप उसको समझा सके, ना कि परिभाषा के तौर पे आपको पढ़ना है कि परिभाषा रट लेना है। इसको ध्यान में रखिएगा। बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस कुछ भी हो समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप भी उसको अच्छा से समझा दें। ठीक है, ऐसे समझाए कि लगे कि आप उसको पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे समझिएगा। ये क्या था? प्राकृत संख्या है। तो हम कहेंगे यदि प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आगे है। यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए, 0 बुझते हैं ना, शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बनता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे कैसे कहेंगे? यदि प्राकृत संख्या, यहाँ पे प्राकृत संख्या दिया गया है, यदि प्राकृत संख्या के समूह में, समूह बुझ रहे हैं ना, संग्रह, ये प्राकृत संख्या के समूह हुआ। यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए, अर्थात 0 को शामिल कर लिया जाए, तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है ना? देख लीजिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। ठीक है, इसको W से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। कि इसको पूर्ण संख्या को क्यों? तो इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसे W से सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप तो समझ गए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे यहाँ पे 0 आप तो शुरू में लिखे हैं, इसको क्या हम बीच में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 2 0 4 ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार लिख रहे हैं, शुरू से लिख रहे हैं, इसीलिए पहले 0 को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आपसे यदि पूछा जाए, बताइए सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है? पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? एक कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें सबसे छोटा देखिए तो कौन है? 0 है, तो कहेंगे 0, अर्थात इसको क्या बोला जाता है? शून्य है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 0 है। इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इसको तो आपको दिमाग में बैठा ही लेना है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटा प्राकृत संख्या तो क्या कहेंगे? 1। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन है? तो कहेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है, या कहेंगे ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है तो क्या कहेंगे? 0। और यदि आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ा पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या कौन है, तो इसमें भी आप कहेंगे कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी असंभव है, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है। अनंत तक जा रहा है तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? इसको ज्ञात कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख देंगे असंभव है।
ठीक है, इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक बहुत क्लियर से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसके परिभाषा के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, इसका परिभाषा आपको नोट्स के रूप में यानी PDF के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस यहाँ पे केवल समझते रहिए, ये सब आपको फ्री में मिलेगा नोट्स। चिंता मत कीजिएगा कि आप कॉल कीजिएगा या PDF मांगेगा तो उसके लिए आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा, इस चक्कर में मत पड़िएगा, आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, यदि आप संपर्क करते हैं कॉल करके भी ले सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप ले सकते हैं इसका PDF, यानी इसका सभी का परिभाषा और नोट्स बढ़िया से लिख के आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको समझना है, बस बढ़िया से समझना है, ऐसे समझना है कि आप बाद में किसी को पढ़ा सकें। कोई पूछे तो आप उसको इतना क्लियर से समझाएं कि वो अचंभित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। अब आइए इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों के बारे में कुछ और जान लेते हैं। अब देखिए, ये हो गया प्राकृत संख्या, इसको नहीं मिटाते हैं क्योंकि इसी के बारे में बताना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखेंगे तो ये कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये आपके बुक में मिलेगा। सत्य असत्य लिखना होता है और कारण भी बताना होता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या ये सत्य है कि असत्य है। तो इसको हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं, क्योंकि सत्य असत्य ये याद करने से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब आप समझेंगे तभी आपको फायदा करेगा कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है, ये जानना जरूरी है। कि आप गए और वो तो आप प्रश्नावली में से भी देख सकते हैं सत्य है कि असत्य है, आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ऐसे पढ़ना है, काहे गलत है काहे सही है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट मिलता है आपको, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। बताइए, ये हम जो बता रहे हैं ये गलत है कि सही है। तो आप कहेंगे हमको तो पता नहीं है, हम तो किताब में से पढ़े हैं कि ये सत्य है। क्यों सत्य है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, अब जान लेते हैं। यहाँ पे इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे देखिए, सभी प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके अनंत, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या में दी हुई है कि नहीं। आप देखिए, यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जो इसमें है वो इसमें भी है, यानी जो प्राकृत संख्या में है वो पूर्ण संख्या में भी है। तो यानी इसका कहने का अर्थ ये सही है, यानी जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में मौजूद है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो लिखा हुआ है सभी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार और सुन लीजिए। जितने भी प्राकृत संख्या, इसका कहने का अर्थ हुआ जितने भी प्राकृत संख्या है वे पूर्ण संख्या में मौजूद है या मौजूद होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दें 8, या मान लीजिए 100 लिख रहे हैं, ये प्राकृत संख्या है। तो क्या ये 100 पूर्ण संख्या में होगी कि नहीं होगी? कहीं भी हो तो आप कहेंगे होगा नहीं, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो शायद मिलेगा कि नहीं। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में होती है। तो ये आपको जहाँ भी मिलेगा बताइए ये सत्य है कि असत्य है, तो आप कह सकते हैं कि ये सत्य है, आपके बुक में मिलेगा। आप जब अपना प्रश्नावली 1.1 निकालेंगे तो उसमें अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए ताकि वहाँ पे बनाने में आसानी होगा। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप दुनिया का कोई भी किताब उठा लीजिएगा, 9th क्लास का होना चाहिए, और चैप्टर नंबर 1 बनाइएगा जिसका नाम होगा यदि संख्या पद्धति, तो उसमें आप बना सकते हैं किसी भी प्रकाशन का, आलोक प्रकाशन का, और क्या क्या होता है,
स्टूडेंट फ्रेंड का, एनसीईआरटी, कोई भी बुक रहिएगा, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये दावा है मेरा, ठीक है। आप बढ़िया से पहले पढ़ लीजिए और दुनिया का कोई भी बुक उठाइए जो 9th क्लास का होना चाहिए और चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए, संख्या पद्धति, और आप बताएंगे, आपसे अवश्य बनेगा, नहीं बनेगा तो आप हमको कॉल लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये तो आप समझ गए, क्योंकि इसमें जो दिया है प्राकृत संख्या में वो पूर्ण संख्या में भी है। अब अगला आता है क्या, सभी पूर्ण संख्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्राकृत संख्या पहले लिखा हुआ था, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। सभी क्या बोला है, पूर्ण संख्या, यहाँ पे पहले पूर्ण संख्या में आते हैं। सभी जो ये पूर्ण संख्या दिया गया है क्या प्राकृत संख्या में है, तो आप कहेंगे हाँ है, नहीं, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, आगे बढ़ते जाएंगे वो भी होगा कि नहीं। मान लीजिए इसमें 200 आ गया, पूर्ण संख्या में कहीं पे 200 लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा क्या बताइए 200 जो है वो प्राकृत संख्या में है, प्राकृत संख्या इसे बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ है। तो यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, तो आइए बताते हैं क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि एक ये 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या में इसका स्थान नहीं है, प्राकृत संख्या में इसको नहीं माना गया है, प्राकृत संख्या में ये नहीं होता है, इसीलिए एक 0 के चलते ये क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला बोल रहे हैं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है वो सही है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो एक 0 जो दिया है ये पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं है, बाकी ये सब 1 2 3 पूर्ण संख्या में है और प्राकृत संख्या में भी है, आगे बढ़ते जाएंगे वो भी पूर्ण संख्या में है और प्राकृत संख्या में भी है, लेकिन एक जो ये 0 दिया है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं है। इसी के चलते ये रूल थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसमें अंतर हो जाता है, नहीं तो इसका भी होता सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, यदि 0 नहीं होता तो बोलते, ठीक है। ये बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, ये नहीं बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल लगा के पूछ सकते हैं, बस इसी के बारे में पूछना है, अगले टॉपिक के बारे में मत पूछिएगा, नहीं तो पढ़ लिए ये लगेंगे कि 9 चैप्टर के बारे में पूछने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी कॉन्फ्यूजन होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक, ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप किसी भी बुक को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से पहले ये पढ़ लीजिए, ये जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, मैथ में जो कंसेप्ट होता है वही बेसिक होता है, ये बेसिक यदि आपका क्लियर रहेगा तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बताइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, ठीक है, पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है, देखिए प्राकृत संख्या पढ़े हैं, प्राकृत संख्या के बारे में तो आपको अच्छा से पता चल गया होगा, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसको कैसे बताएंगे, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देने से पूर्णांक संख्या बनता है। प्राकृत संख्या के समूह में, इसको संग्रह भी कर सकते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 तथा ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्या है, ठीक है, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। और उसके बाद में क्या बोला गया है, इसी में क्या शामिल करना है, 0 को शामिल करना है, और ऋणात्मक संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या कहने का अर्थ क्या हुआ, माइनस वाली संख्याओं को शामिल करना है, तो यहाँ पे 0 शामिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऋणात्मक संख्या यानी -1
-2, -3, -4 ऐसे करके ये भी कहाँ तक जाएगा, इधर अनंत तक जाएगा, इधर बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1, 0, 2, -4, -7 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि आप ऐसे ही लिखिएगा, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 0 छोटा है, यहाँ से इधर बड़ा होता जा रहा है और यहाँ से इधर छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप ऐसे भी लिखेंगे तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक ही बोलेंगे। ऐसे लिखेंगे तो उसको भी पूर्णांक ही बोलेंगे। 4 लिख दीजिएगा, ये भी एक पूर्णांक है। -8 लिख दीजिएगा, ये भी एक पूर्णांक है। 0 लिखिएगा, ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या भी है, लेकिन ये नहीं है, माइनस वाले संख्या को प्राकृत संख्या में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसको क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसको पूर्ण संख्या यानी होल नंबर भी बोल सकते हैं, और इसको एक और पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। 3 को इसको बोल सकते हैं, 3 संख्या बोल सकते हैं, लेकिन 0 को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं और पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लीजिएगा, ये -8 जो है, इसको ना तो हम प्राकृत संख्या कहेंगे और ना ही इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। ये केवल क्या है, पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा सकते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या बताइए, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सबसे छोटा 0 नहीं, 0 से छोटा भी है, कौन है, -1। -1 से भी छोटा -2 है, कहेंगे -2 कैसे छोटा हुआ, -2 और -1 में छोटा कौन है, देखने से तो लग रहा है ये, लेकिन सबसे छोटा कौन है, ये है। कैसे, क्योंकि इसके पास माइनस का मतलब होता है कर्ज। ये कितना कर्ज लिया है, 1 रुपये कर्ज लिया है। मान लीजिए ये 1 रुपये कर्ज लिया है और ये 2 रुपये कर्ज लिया है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा तो ये हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा गरीब है तभी तो ज़्यादा कर्जा लिया है। ठीक है, ऐसे आप समझ गए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सबसे छोटा पूर्णांक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाना पड़ेगा। अनंत तक जाएंगे, अनंत तक का मतलब होता है पता नहीं, यानी कहाँ तक जाएंगे, कितना बड़ा वो ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटा पूर्णांक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। संभव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे, आपको अच्छा से समझा दिए, -1 सबसे छोटा पूर्णांक संख्या नहीं है। -1 से छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा, और आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ तो कोई मतलब निश्चित संख्या नहीं है जी यहाँ तक रुक जाएंगे, ये अनंत तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा तो यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या बताइए, सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कौन होगा, तो इसको भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है। इससे बड़ा ये है, 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 इससे बड़ा, और आगे मिलता जाएगा। इसको भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनंत तक जाएंगे, अनंत तक यानी संभव ही नहीं है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट
ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात और, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको जेड से सूचित किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे जेड से सूचित किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे। देखिए पूर्णांक दो प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। सभी को मिटा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। पूर्णांक जो है दो प्रकार के होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। पहला क्या है? धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 ऐसे करके ये कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये सब धनात्मक पूर्णांक है, यानी जिसके पहले प्लस का साइन लगा हो या किसी भी चीज़ का साइन नहीं लगा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक में आप क्या समझते हैं? जिसके पहले माइनस का साइन लगा हो, माइनस का चिन्ह लगा हो, उसे ऋणात्मक पूर्णांक समझा जाता है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये भी अनंत तक जाएगा। आप कहेंगे अब एक संख्या तो आप छोड़ ही दिए हैं, कौन? जीरो को। जीरो को इसमें नहीं लिखा गया है, जीरो ना तो इसमें है और ना इसमें है, तो इसको आप याद रखिएगा, 0 न तो धनात्मक है पूर्णांक है और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, तब तक इसमें हम इंक डाल लेते हैं, ये थोड़ा सा नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, तब तक इसमें हम इंक डाल लेते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक को देखते हैं इसका। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, क्या बताइए सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? तो आप कहेंगे हैं। जितने भी प्राकृत संख्या है ये सभी इसमें मौजूद है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएंगे, ये प्राकृत संख्या है, इसमें मौजूद है। यहाँ पे लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। अगला टॉपिक, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। कैसे? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और देखिए ये इसमें मौजूद है कि नहीं पूर्णांक संख्या? पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो संख्याओं शून्य को मिलाकर उसको क्या बुलाता है? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसमें जीरो भी है, पूर्णांक संख्या में जीरो भी है
और 1 2 3 4 5 6 7 ये भी है, तो ये हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिया है आपके बुक में मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। जो पूर्णांक संख्या है हमारे पास, जो पूर्णांक है उसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको हम लोग मिटाएंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। आइए देखते हैं, संख्या रेखा तो आपको बनाने आता ही होगा। ऐसे बनता है संख्या रेखा, बीच में क्या होता है, 0 होता है, और दाएं साइड में धनात्मक संख्या होता है, और बाएं साइड में ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये अनंत तक चला जाएगा। यहाँ पे तीर के चिन्ह बनाया गया है, यानी ये रुकने वाला नहीं है, अनंत तक जाएगा। ठीक है, यदि तीर का निशान नहीं होता तो हम लोग समझते कि ये यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे अनंत तक होगा। ये सब हो गया क्या, पूर्णांकों को हम लोग क्या किए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए। यदि आपसे पूछा जाए 4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, पूर्णांक ये है, 4 क्या है, एक पूर्णांक है, इसको हम लोग को संख्या रेखा पर दर्शाना होगा, तो कैसे दर्शाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमको इधर कोई काम नहीं है, तो उधर लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। हमको चाहिए क्या, प्लस में, धनात्मक संख्या में 4 चाहिए, तो यहाँ से हम लोग का काम बन जाएगा। तो इधर आप बनाएंगे तो टाइम लॉस होगा। यदि आपका मन कर रहा है बनाने को तो आप बना सकते हैं, -1 -2 -3, और यहाँ पे इसको रहने दीजिए। नहीं, हम लोग को किसको दिखाना था, 4 को दिखाना था, तो क्या करेंगे, ऐसे तीर का निशान बनाएंगे और लिख देंगे 4। ये हो गया हम लोग का संख्या रेखा पर 4 को प्रदर्शित कर दिए। यदि माइनस में किसी संख्या को दर्शाना होता तो इधर बना के प्रदर्शित कर देते। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे जो इस बुक में क्लास 9th का जो मैथ का बुक है, किताब है, उसमें जिसके बारे में पढ़ना है उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या सबसे बेहतरीन टॉपिक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग को केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में ही पढ़ना है। ये सब बेसिक था, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसको हम लोग रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और इस सभी का परिभाषा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF के रूप में, आप वहाँ से जाके अपनी बुक में लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या का परिभाषा आप बहुत बार याद किए होंगे और भूल भी जाते होंगे, ये बार बार भूल जाते हैं, आपको अच्छा से समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या समझे इससे, कुछ नहीं, क्या समझे तो कुछ नहीं, P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे ही आपको किताब में मिलेगा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं,
और क्यू बराबर नहीं हो 0, क्यू बराबर नहीं हो 0। आप शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इससे आप क्या समझे? तो कहेंगे कुछ नहीं समझे। जहाँ q बराबर नहीं हो 0 ये क्या है? तो कहेंगे पता नहीं क्या है। तो इसी को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे और आपके दिमाग में बैठा कर ही रहेंगे, ठीक है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। ये भी परिभाषा गलत नहीं है, बस आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। देखिए, आप कह सकते हैं वैसी संख्या जिसको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सके। ऐसी संख्या जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। या p बट्टा q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ये भी समझ में नहीं आया तो भिन्न समझते हैं। भिन्न, वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। कैसे? देखिए, 2/4, 3। आप कहेंगे अभी बोले हैं भिन्न के रूप में होना चाहिए, तो भिन्न के रूप में नहीं है तो नहीं है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप ये तो जानते ही होंगे, लिख सकते हैं ना। 0 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंश। ये हुआ अंश और नीचे वाला हर। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होता है, अंश कौन है, हर कौन है। तो आप यहाँ तक तो जानते ही हैं, जो हर होता है, हर जिससे खेत जोता जाता है, मिट्टी को उलट पलट किया जाता है, इससे हर से। हर कहाँ चलता है? नीचे चलता है, जमीन पे चलता है। हर कहाँ चलता है? नीचे। तो जो नीचे होता है वो हर है, जो ऊपर होता है वो अंश है। हर जब आपको समझ में आ जाएगा तो अंश आप खुद ही पता कर लेंगे कौन है। इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, किसको अंश कहते हैं, किसको हर कहते हैं। यदि आपको ऐसे कहीं पे मिलता है, माफ़ कीजिएगा वीडियो कट गया था तो उसके आगे फिर से बता रहे हैं। तो कहाँ तक हम लोग पढ़े थे जी? यदि मान लीजिए आपको ऐसे कुछ मिलता है 29 लिखा हुआ, तो इसको आप क्या कहेंगे? 29 बट्टा कुछ लिखा हुआ ऐसे मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पे 39। अब यदि आपसे पूछा जाए बताइए इसमें हर कौन है, अंश कौन है, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे कि इसमें अंश कौन है और हर कौन है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो जरूर होगा आपको। तो ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि अंश कौन है कौन हर है? तो अभी बताए हैं, जो नीचे चलता है उसको हर कहते हैं। यानी हर कहाँ चलता है? नीचे। तो नीचे वाला को हमेशा हम लोग कहेंगे हर। ये हो जाएगा हर, और ऊपर वाला जो बच गया वो होगा तो अंश। ऊपर वाला हो जाएगा अंश। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका परिभाषा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो आप बढ़िया से समझ गए। अब बताइए, यहाँ पे 22/7 परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है। अब कोई पूछ दे क्यों है, बताइए काहे परिमेय संख्या है? हम तो कहेंगे परिमेय संख्या नहीं है। तो आप उसको कैसे बताइएगा कि ये परिमेय संख्या है? आप कहिएगा देखिए भाई, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो आप परिभाषा तो पढ़े होंगे, जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके। या आइए हम आपको बताते हैं, जिसको अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और देखिए, ये हर है, अंश है, ऊपर वाला क्या है? अंश है। तो कहेगा हाँ, नीचे वाला क्या है? हर है। तो हर हो गया, और इसको बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा गया है, तो कहेगा हाँ, तो इसी को ना परिमेय संख्या बोलते हैं। तो कहेगा हाँ, अब समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए आप बताइए, पाई जो है, पाई इसको पढ़े होंगे, पाई के बारे में तो आप बढ़िया से जानते होंगे। पाई परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे पाई का मान होता है क्या? 22/7। और 22/7 ये भिन्न के रूप में तो लिखा गया, और जब भिन्न के रूप में लिखा गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो आप कहेंगे परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? यदि केवल पाई रहेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको याद रखिएगा। संख्या नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है, बताइए बढ़िया से, पहले समझाइए तब जाने देंगे। तो समझिए पहले, 22/7 वो पाई का लगभग मान होता है, लगभग में मान लिया गया है। पाई का मान को हम लोग जब कटाते हैं तो वो कटता नहीं है, वो आता जाएगा, वो शांत नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है? अपरिमेय संख्या माना जाता है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सके। लेकिन ये पाई को हम लोग 22/7 मान लिए हैं, लगभग मान माने हैं, लगभग में इसको 22/7 माना जाता है, ताकि हमारा काम चल सके और फार्मूला से जो हम लोग हल करते हैं उसको बना सके। लेकिन ओरिजिनल में इसका मान 22/7 नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
जब इसको काटा जाता है तो 3.14 करके 1 4 3 ऐसे करके कुछ कुछ आता है, लेकिन वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, कभी ये शांत होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी तक इसका अनुमानित मान ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये पाई को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, लेकिन 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे पूछा जाता है पाई क्या है, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय, परिमेय नहीं कहेंगे। और 22/7 को परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद में आता है हम लोग का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो पढ़ लिए, अब आता है हम लोग का अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे तो आप पढ़े होंगे, याद किए होंगे। अब कैसे बोलिएगा? वैसी संख्या जिसको अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जिसका परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम लोग अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है, रूट के अंदर, रूट समझते हैं ना, रूट के अंदर जितनी भी संख्या है अपरिमेय कहलाएगी। 2, √5, √3, √7, √4 है। तो आप कहेंगे हाँ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है। रूट में दिया गया है, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा, रूट में से यदि निकल जा रहा हो, रूट के अंदर से यदि निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट में से यदि नहीं निकलेगा तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, ये तो निकल सकता है, आप बनाते होंगे इसको, तो ये 2 निकलता है, इसमें से 2 निकलेगा तो ये परिमेय संख्या हो गया कि नहीं? इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताइए, √25 परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या? आप कहेंगे परिमेय है। देखने से लग रहा है अपरिमेय है, क्योंकि अभी अभी बताया है रूट के अंदर जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। यदि रूट के अंदर चीजें निकल जाए तो परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? 5 × 5 इसका जोड़ा लगेगा, 5 निकल गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हम लोग x लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हो गया, अंश बट्टा हर के रूप में हो गया, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी रहेगा √3 × √3। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे रूट के अंदर है, इसमें से तो निकलेगा नहीं, इसमें से भी नहीं निकलेगा, तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा आइए बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब ये गुणा में है, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 हो जाएगा। फिर देखिए इसको निकालेंगे तो 3 × 3, यहाँ से निकल के आ गया 3, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा 3 परिमेय संख्या। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे रूट के अंदर है तो अपरिमेय संख्या मारेंगे तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा पहले देखना है कि इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए, ऊपर √7 लिखा हुआ है +3 परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या? आप कहेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि अब तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा यहाँ पे 3 है तो ये तो परिमेय संख्या है। नहीं, अगर परिमेय संख्या है, उसमें अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या ही कहेंगे, यदि रूट में से नहीं निकला तो। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है कि रूट में से नहीं निकलेगा तो ही वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको दिया गया हो ऐसे √3 और यहाँ पे लिख दिया गया √3 बट्टा में। अब बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं? कहेंगे ये परिमेय संख्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बट्टा में तो कट
कटेगा कि नहीं, बचेगा 1 और 1 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये हुआ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हुआ। इसी प्रकार से आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में पहचानने के लिए। परिभाषा तो कोई नहीं पूछता है। देखिएगा आपके स्कूल में भी कोई आएगा तो बाई चांस ही कोई पूछता होगा परिभाषा किस लिए पढ़ा जाता है, आज आपको हम बता देते हैं। परिभाषा का मेन काम है आपको पहचानने आना चाहिए। आपसे एग्जाम होगा तो ये नहीं ना कहेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं लिखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं लिखिए, ये नहीं। आपको पहचानना है कि प्राकृत संख्या कौन है और परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। आपका एग्जाम होगा तो आपसे केवल पूछा जाएगा क्या, पूछा जाएगा आपसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछा जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन परिमेय संख्या है तो आपको बताना होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दिया होगा तो बताना होगा। तो आपको समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं, हमको समझ में आना चाहिए कि परिमेय संख्या है कौन, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें से आपसे पूछा जाए 22/7, 4, 0, पाई, इन चारों में से बताइए कि अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय, परिमेय नहीं, अपरिमेय बताना है। ये तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अपरिमेय कौन होगा, ये होगा। सही आंसर कौन होगा, ये है अपरिमेय। अपरिमेय पूछा गया है तो अपरिमेय को ढूंढना है, परिमेय पूछा जाएगा तो परिमेय को ढूंढना है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सब जानने को मिले, परिभाषा, और अच्छा से समझ में आए। और मस्ती से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको सभी चैप्टर यहाँ पे बढ़िया से कंप्लीट इसी तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में समा जाए। आपको रटना नहीं है, मैथ को केवल समझ के पढ़िएगा तो ही आपको आएगा। यदि टेंशन लेके पढ़िएगा, याद करके पढ़िएगा तो आप आगे जाके भूल जाएंगे। मैथ को कैसे पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि इसको याद करना है, याद करने से मैथ नहीं आता है। क्या करना है, समझना है। सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है, समझने का काम करना है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ आगे, ठीक है।